हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आपका जो सीटेट पेपर हुआ था जनवरी में, उसमें जो आपका पेपर फर्स्ट में जो सीडीपी पूछी गई थी उसके जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या लेवल रहा है एग्जाम का, उसको देखेंगे। और ये जो आपका पेपर है ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें आपको एक जो है लेवल पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन किस लेवल में पूछे गए थे। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। आप सभी को पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में है। ठीक है, यानी कि आपका कंफर्म है कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आप तैयारी अभी से करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। अदरवाइज आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो लगातार जो है चेंज हो रहा है। पहले इजी आता था लेकिन अब इजी पेपर आपका नहीं आता, मॉडरेट टू इजी आता है। तो उसके लिए आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है, यानी आपको निगेटिव बताना है कि कौन सा ऐसा रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है। पहला ऑप्शन है कि एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। तीसरा ऑप्शन है कि छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। और चौथा है कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मानक शब्द दिया गया है, इसका मतलब ये आपका निगेटिव होगा और निगेटिव ही यहाँ पूछा गया है। और हमने आपको बताया था कि जहाँ पे मानक शब्द देखने को मिले समझ लीजिए कि ये ऑप्शन आपका निगेटिव होगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा करता है। पहला ऑप्शन है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। तीसरा है तार्किक गणितीय और नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमता। और चौथा संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। तो इसमें बताना हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो करता है आपका संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। क्या वो असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण है, या फिर दूसरा ऑप्शन है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। तीसरा है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। और चौथा है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण इसकी जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है जीन पियाजे से संबंधित। ठीक है, तो क्या वो पूर्व चलन अवस्था है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी चालक अवस्था है। तो ये जो है जिसमें बच्चा ये नहीं समझ पाता कि ये जीव है या इसमें सजीव है, निर्जीव इसमें जीव है कि नहीं है, वो कौन सी अवस्था होती है, तो वो होती पूर्व चलन अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा चीज़ों को समझ नहीं पाता कि कोई भी वस्तु रखी है तो ये नहीं समझ पाता कि वो जो है उसमें जीव है कि नहीं है। जो निर्जीव होते हैं उसको भी वो समझ लेता है कि इसमें जीव है, वो बोलेगा और चल भी सकता है। ये सारी चीज़ें इसी जो है अवस्था में बच्चा समझता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि पूर्व चरण अवस्था में। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है कि विकास के क्रम में
बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है कि विकास। ये क्या दर्शाता है? क्या ये समीप दूरा जो समीप है दूराभिमुख दर्शाता है, या फिर अराजक दर्शाता है, या शीर्षगामी दर्शाता है, या फिर रेखीय दर्शाता है? तो ये जो है समीप दूराभिमुख दर्शाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? कौन सा ऐसा कारक है जो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? क्या वो प्रतिक्रिया सेट है, या अपसारी चिंतन है, या फिर कार्यात्मक स्थिरता है, या फिर निष्क्रिय अनुसरण है? तो जो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है वो है आपका अपसारी चिंतन। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अभिकथन और कारण से संबंधित है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि अभिकथन बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये आपका अभिकथन दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि बच्चों द्वारा जो बचपन होता है वो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके का अनुभव किया जाता है। नहीं, जहाँ भी अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं हर घर में, और अलग अलग वहाँ पे वातावरण होता है, अलग अलग उनके अनुभव होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ठीक है, ये गलत है। बच्चों का जो विकास है सार्वभौमिक, ये गलत है। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। तो इसमें ए और आर दोनों गलत नहीं होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभिकथन जो सही है ए, और जो कारण आर है वो आपका गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? प्राथमिक कक्षाओं में जो भाषा का विकास है वो किस प्रकार से संसाधित होता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं, जी नहीं। दूसरा है कि जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा है कि जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं, गलत है। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, अवहेलना और उपेक्षा और मातृभाषा की, ये तो वैसे भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ही ऑप्शन सही होगा कि जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं तब वो जो है भाषा विकास संसाधित होता है प्राथमिक कक्षा में। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? कौन सा है? पहला है पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। दूसरा है छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। तो ये मानकीकृत परीक्षण वैसे भी आपका ये क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित एवं सार्वभौमिक होनी चाहिए, ये भी गलत होगा आपका। तीसरा ऑप्शन है कि छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, जी नहीं। निष्क्रिय जहाँ पे नजर आ जाए वो आपका निगेटिव होता है। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, बिल्कुल सही। विद्यालय में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसमें विद्यार्थियों के जो विद्यार्थी होते हैं उनके सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है। कारण दिया है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, ये ऑप्शन भी सही है। यानी अभिकथन भी सही है और आपका कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? यानी इंटरनल जो मोटिवेशन होता है उसका सही वर्णन कौन सा करता है, ये बताना है। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, ये भी गलत है। मोटिवेशन सिर्फ बाहरी पुरस्कारों से नहीं आती है, दंड से भी नहीं आती है। तीसरा है कि अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, बिल्कुल सही। जो मोटिवेशन है वो खुद के कार्य के खुद से के जो भी कार्य करते हैं, जो भी आनंद प्राप्त होता है उसी से मोटिवेशन मिलता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, यानी कि निगेटिव बताना है अधिगम के बारे में। पहला है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, तो पहला ही ऑप्शन निगेटिव है, ये प्रक्रिया नहीं उत्पाद की बात कर रहा है।
दूसरा कि अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन सही है। तीसरा है कि अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, तो ये भी सही है। और अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, ये भी सही है। यानी ये 3 ऑप्शन आपकी पॉजिटिव है और पहला ऑप्शन जो है ये निगेटिव है, और निगेटिव ही सही होगा क्योंकि निगेटिव ही यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, समीपस्थ जो सिद्धांत है वो क्या कहता है शैशवावस्था के लिए, कि शैशवावस्था जो है वो सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। यानी शैशवावस्था में सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास जो है वो तेजी से होता है, तो ये तो गलत है। दूसरा कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा है कि शैशवावस्था में विकास सिर से पांव तक होता है, जी नहीं। और फोर्थ नंबर है कि भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील होता है। शैशवावस्था में भाषा का विकास तो होता ही नहीं, तो इसका सेकंड ही ऑप्शन सही होगा कि अंग शैशवावस्था में जो अंग होते हैं हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। पहला है यह सामयिक और विशिष्ट होती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, यह गलत है, केवल जहां पे यूज हो जाए गलत होगा। यह व्यापक और सामान्य होती है, और फोर्थ है कि यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। तो यहाँ पे केवल शब्द है तो पहले ही दोनों गलत हो जाएगा। अब बचे 2 ऑप्शन कि यह सामयिक और विशिष्ट होती है, दूसरा है कि यह व्यापक और सामान्य होती है। तो जो उपयोगी प्रतिपुष्टि होती है उसकी जो एक विशेषता होती है ये होती है कि यह सामयिक और विशिष्ट होती है। ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह सामयिक और विशिष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता जो है वो कौन सी है ये बताना है। पहला है स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई, दूसरा है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, तीसरा है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, और चौथा शारीरिक समन्वय में कठिनाई। तो जो पठन वैकल्य की एक जो विशिष्ट विशेषता होती है वो ये होती है कि जो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण है इसमें कठिनाई होती है बच्चों को, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। वैज्ञानिकों से संबंधित, चाहे वो कोहलबर्ग हो, जीन पियाजे हो, या फिर अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। इससे पहले हमने जो अभी सीटेट की क्लास ली है उसमें सेकंड पेपर सीडीपी का, उसमें भी कोहलबर्ग, वाइगोस्की, जीन पियाजे आए थे और यहाँ भी पूछे जाते हैं। तो सीडीपी के कोई भी पेपर हो, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकेंड हो, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा, तो इनको बहुत ही ध्यान से देखना है। इनसे संबंधित जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। कौन सा वो जो है स्तर है। ठीक है, पहला है तीसरे स्तर के 5वें चरण में, पहला ऑप्शन है। दूसरा है पहले स्तर के पहले चरण में, तीसरा है पहले स्तर के दूसरे चरण में, और चौथा दूसरे स्तर के तीसरे चरण में। तो ये होता है आपका किसमें, पहले स्तर के दूसरे चरण में। ठीक है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं, जब इनसे संबंधित क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर इतना समझिए यहाँ पे कि किस टॉपिक से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने बताया कि कोहलबर्ग हो, चाहे वाइगोस्की हो, जीन पियाजे हो, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है जब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे तब। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। ठीक है, आलंबन के उदाहरण कौन कौन से हैं ये बताना है। पहला है बोलकर सोचो, दूसरा है संकेत और इशारे, तीसरा है प्रश्न, और चौथा है आधा हल किया हुआ उदाहरण और रटकर दोहराओ। ठीक है, तो इसमें आलंबन के उदाहरण बताना है आपको कौन सा है इसमें। ठीक है, तो बोलकर सोचो ये भी आपका एक उदाहरण होता है आलंबन, यानी कि सहारा देना किसी को। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा सोच नहीं पा रहा है तो उसको अगर कोई भी चीज़ बताया जाता है कि आप बोलकर सोचो, तो ये भी एक जो है आलंबन का उदाहरण है, एक सहारा होता है, एक पार होता है
संकेत और इशारे देना टीचर की तरफ से, ये भी आलम्बन होता है। प्रश्न करना, ये भी होता है। आधा हल किया हुआ उदाहरण देना, ठीक है, आधा आप हल कर दें, आधा जो है बच्चा जो है उसको सॉल्व करे। और रटकर या दोहराओ, ये सब क्या होते हैं, आलम्बन के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन यानी चारों सही हो जाएंगे, ए, बी और सी, डी, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, किस बात पर वकालत करते हैं ये बताना है। पहला है कि प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। दूसरा है कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये गलत होगा। तीसरा है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही। जो शिक्षार्थी होते हैं वो निष्क्रिय रूप से जो है अपने ज्ञान का सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो यही आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, ये भी गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। कौन सा कथन है वो बताना है। पहला है कि भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। जो भावनाएं हैं वो संज्ञान को प्रभावित करती है, लेकिन इसका विपरीत कि वो सत्य नहीं है। दूसरा है कि संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। और तीसरा है कि भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही। और फोर्थ है कि संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, ये गलत होगा। ये दो ऑप्शन तो वैसे भी गलत है, तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा कि जो भावनाएं हैं और संज्ञान वो आपस में एक दूसरे पर जो है पारस्परिक रूप से क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से उस समय पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें बच्चे जो होते हैं वो कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और ये बदले जा सकते हैं, ठीक है। इसका एक अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे जब क्लासेस होंगी तो, ठीक है। और कारण दिया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उनका एक तर्क है कि नैतिक विकास जो है वो क्रमिक रूप से चरणों में होता, कई चरणों में होता है, ठीक है। इन्होंने जो है नैतिक विकास को कई चरणों में डिवाइड भी किया, तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो आपका कारण है ये इसकी व्याख्या भी सही करता है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, ठीक है। कौन सा है, क्या वो वस्तु स्थायित्व है, या फिर इंद्रियों का समन्वय है, या फिर विकेंद्रण है, या फिर परिकल्पित तार्किकता है, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता पूर्व संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, कौन है, क्या वो वस्तु स्थायित्व है, इंद्रियों का समन्वय है, या फिर विकेंद्रण है, या फिर परिकल्पित तार्किकता है। तो वो है आपका विकेंद्रण, जो कि मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, यानी कि निगेटिव बताना है आपको। पहला है ऑप्शन कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत होगा, यानी कि निगेटिव है। दूसरा है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है। तीसरा है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है, बिल्कुल सही। फोर्थ ऑप्शन है कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। यानी ये तीन ऑप्शन आपके पॉजिटिव है, पहला है आपका निगेटिव है और पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। कौन सा ऐसा पहलू है? क्या वो गतिक विकास है, या फिर सामाजिक विकास है, या फिर संज्ञानात्मक विकास है, या फिर नैतिक विकास है? तो वो कौन सी विकास है? वो है संज्ञानात्मक विकास। इस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? कौन सी ऐसी जानकारी है? पहला ऑप्शन है कि वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। दूसरा है कि वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, या फिर वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। बिल्कुल सही, ऐसे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय को पूछते हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है, ये बताना है। सिंपल सा। ठीक है। पहला है कि जो अपसारी चिंतन है वो मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, जबकि अभिसारी चिंतन जो है वो गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ये गलत है। दूसरा है कि अपसारी चिंतन जो है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन जो है वो एक सही समाधान पर क्या होता है? स्थिर होता है। तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा है कि एक सही समाधान पर स्थिर है, यानी कि जो अपसारी चिंतन है एक सही समाधान पर स्थित है, तो गलत है। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ये भी गलत है। तो जो अपसारी चिंतन है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि जो अभिसारी चिंतन है वो एक सही समाधान पर स्थिर होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चे में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, यह बताना है। क्या वो संगठन महत्वपूर्ण है, असंतुलन महत्वपूर्ण है, निजी वॉक महत्वपूर्ण है, या फिर अनुकूलन महत्वपूर्ण है? तो लेव वाइगोत्स्की जो प्रस्तावित करते हैं उनके अनुसार जो स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है वो है आपका निजी वॉक। ठीक है। जो खुद से बच्चा बोलता है, ठीक है, वो जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? क्या समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए, या फिर विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए? वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित नहीं करना चाहिए, तो गलत है। दूसरा है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। ये तो ऑप्शन सही है आपका, तो सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो जहां पे लड़की और लड़का में भेदभाव हो वो किसको प्रदर्शित करता है? वो करता है जेंडर रूढ़िवादिता को, जो कि हमने बताया था। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाध्यता एक डैश स्थिति है, जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। किस प्रकार की स्थिति है ये बताना है। ठीक है। यानी जो बाध्यता है वो किस प्रकार की स्थिति है और जो अक्षमता है वो किस प्रकार की स्थिति है, ये बताना है। ठीक है। पहला है कि जो बाध्यता है एक सामाजिक स्थिति है, तो जी नहीं, बाध्यता सामाजिक स्थिति नहीं है, गलत होगा। जबकि क्या है? बाध्यता वो जैविक स्थिति है। ठीक है। बाध्यता जो है वो जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता क्या है? वो कार्यात्मक स्थिति है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल सही है। जो शिक्षार्थी होते हैं वो पहले से जो जानते हैं उन्हीं के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी के सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो ये ऑप्शन भी सही है कि कोई भी पैटर्न है उसको ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों की जो जानकारी होती है उसको सार्थक रूप से संसाधित करने में उनको क्या मिलती है? मदद मिलती है, जो उनको पहले से यानी पूर्व ज्ञान जो है उनको। ठीक है। तो आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। ए
की आर सही व्याख्या करता है तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे CDP के 30 क्वेश्चन हैं जो कि आपका अभी हाल ही में जो जनवरी में पेपर हुआ था सीटेट का पेपर फर्स्ट का है जो कि हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको एक लेवल पता चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप लेवल देखें तो देखने से पता चल गया होगा कि पेपर आपका बहुत इजी नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बीच का है और ये काफ़ी ज़्यादा समझने वाला है, रटने वाले इसमें क्वेश्चन नहीं है। सारे जो भी क्वेश्चन है वो सारे समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो है आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है उसको रटने की कोशिश नहीं करना, समझने की कोशिश करना है, तभी आप एग्जाम में जो है सीटेट क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज सीटेट आपका नहीं क्लियर होगा। ठीक है, तो आप सारे जो भी सब्जेक्ट का हम एनालिसिस करा रहे हैं उनको आप देखते जाइए, उसके बाद जो भी हम टॉपिक वाइज क्लासेस लाएंगे उनको देखिएगा। ठीक है, उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके जानने वाले कोई आसपास हैं जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जो है पर डे जो भी क्लासेस हम ला रहे हैं उनको आप देखते हैं अच्छे से जो है समझते हैं तो आई एम श्योर कि आपका जो पेपर है सीटेट का बहुत अच्छे नंबर से निकलेगा, क्योंकि इस बार जो सीटेट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जो आपका लगातार पूछा जा रहा है जो सिलेबस है वही आएगा, कोई अदर चेंजिंग नहीं है, तो बहुत आसानी से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, पास कर सकते हैं सीटेट का एग्ज़ाम। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर ये क्लासेस आपको देखनी है तो इसको हम टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तैयारी बेसिक वाली इसी नाम से हमारे चैनल भी है, उसको आप ध्यान जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आप सेकंड पेपर की भी तैयारी करते हैं तो सेकंड पेपर भी आपकी जो है हमने एनालिसिस कराया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज से जो है सेकंड पेपर को भी हमने शुरू कर दिया है एनालिसिस करना सारे सब्जेक्ट का, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। अगर आप जो है आपका पेपर फर्स्ट नहीं है, मान लीजिए आपने बीएड किया हुआ है और आप सेकंड पेपर देना चाहते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, CDP का हमने आज एनालिसिस कराया है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है।